हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल मिशन परीक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पहले दो वीडियो में मैं एक कक्षा 10 के सभी जो फार्मूले हैं वो दो पार्ट्स में अपलोड कर चुका हूं और यहां से तीसरे पार्ट्स को मैं शुरू करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ है अगला जो है वो है निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें कोई भी पृष्ठ है उसको दो अक्षों द्वारा हम डिवाइड करते हैं। तो पहला ही अक्ष होता है एक्स अक्ष होता है, दूसरा होता है वाई अक्ष। ठीक है, तो किसी भी पृष्ठ पर किसी बिंदु को दर्शाने के लिए दो अक्ष माने जाते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो देखिए एक्स अक्ष में जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलते हैं ये मूल बिंदु होता है और इससे चार भाग जो बनते हैं ये क्या होते हैं, ये चतुर्थांश कहलाते हैं। ये पहला है प्रथम चतुर्थांश, दूसरा द्वितीय चतुर्थांश, ये तीसरा तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। पहले चतुर्थांश में कोई भी बिंदु होता है वो प्लस प्लस के रूप का होता है, दूसरे में होता है माइनस प्लस के रूप का और तीसरे में होता है माइनस माइनस के और चौथा होता है प्लस माइनस के रूप का। ठीक है, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। ठीक है, तो ये चित्र बना हुआ है। इसके बाद नीचे देखेंगे समस्त पृष्ठ को दो अक्षों में बांटा जाता है, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष। एक्स अक्ष को भुज तथा वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। दो अक्षों से बनने वाले भाग चतुर्थांश कहलाते हैं। दोनों अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है तथा वाई अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। ठीक है, अगला है प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु जो होता है वो प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस के रूप का होता है। अगला दिया हुआ है x,0 के रूप का बिंदु x अक्ष पर धनात्मक दिशा में होता है, माइनस x,0 के रूप का बिंदु x अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में होता है, 0,y के रूप का कोई बिंदु y अक्ष पर धनात्मक दिशा में होता है और 0,-y के रूप का कोई बिंदु होता है वो y अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में होता है। ठीक है, अगला दिया हुआ है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। मान लीजिए दो बिंदु दिए हैं, एक x1 y1 एक x2 y2 यानी कि PQ बिंदु दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी d है। तो d बराबर होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगला है मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी अगर ज्ञात करनी है तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी d बराबर होती है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर या x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है, अगला है विभाजन सूत्र। अंतःभाजन जो होता है, मान लीजिए कोई दो बिंदु दिए हुए हैं, उनको अंतःभाजित करने वाला कोई तीसरा बिंदु है। जैसे यहाँ पे P और Q दो बिंदु दिए हैं, इनको अंतःभाजित करने वाला बिंदु A है। तो A के निर्देशांक अगर हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पे बिंदु मान लीजिए पहला बिंदु जो दिया है x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2 है और बिंदु A जो है वो PQ को m और m1 या m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तब x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इसी तरह से y विभाजन के लिए फॉर्मूला जो दिया हुआ है, चित्र बना हुआ है, y विभाजन किस तरह से होगा तो x बराबर होता है m1 y2 प्लस या फिर mn करके अगर इसको कर लें तो m x2 माइनस n x1 बटे m माइनस n और y बराबर होता है m y2 माइनस n y1 बटे m माइनस n। ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक मान लीजिए x1 y1 x2 y2 दो बिंदु है, इनके बीच में कोई मध्य बिंदु है, इनके बीच में बिंदु है x और y, तो इसके निर्देशांक होंगे x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। अगला है त्रिभुज से संबंधित कुछ सूत्र है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और बड़ा कोष्टक x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, जहाँ पर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 क्या है, त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक निकालना है तो x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, जहाँ पे x और y क्या होगा, किसी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र होगा या केंद्रक होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूले यूज होंगे। अगला है त्रिकोणमिति से संबंधित। तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोणों की माप, अर्थात त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के कोणों की मापों के संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी मापों से संबंधित अध्ययन जो होता है वो त्रिकोणमिति कहलाता है। इसमें देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो त्रिभुज दिया होता है, लंब को हमने L से व्यक्त किया है, आधार को A से और कर्ण को K से व्यक्त किया हुआ है। और यहाँ पे हमने एक लाल बटे का जो है, लाल बटे का इस तरह से हमने लिखा है, ये फॉर्मूला हमने बना लिया।
यहाँ पे हमने साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक इस तरह से लिख दिया। तो साइन थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। इसी तरह से कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक फार्मूला है। इसके बाद साइन के बटे में एक देखें यहाँ पे इसी से और भी फार्मूला बनाएंगे। साइन की बटे में क्या है कोसेक, तो साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक, कोस थीटा बराबर एक बटे सेक, और टेन थीटा बराबर एक बटे कोट, कोट थीटा बराबर एक बटे टेन, और सेक बराबर हो जाएगा एक बटे कोस, और कोसेक बराबर एक बटे साइन। इस तरह से मैंने लिखे हैं, ये इस तरह के दिए हुए हैं। साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक है, कोस थीटा बराबर एक बटे सेक है, और टेन थीटा एक बटे कोट, और कोट थीटा एक बटे टेन, सेक थीटा एक बटे कोस, कोसेक थीटा एक बटे साइन, टेन थीटा साइन बटे। यहाँ पे दो फॉर्मूले अधिक और दिए हुए हैं, उनको भी देख लेना है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान दिए हुए हैं, जैसे साइन 0 का 0 अंश होता है, और साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1, कॉस 0 का 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 का 1/√2, और कॉस 60 का होता है 1/2, और कॉस 90 का होता है 0। टेन का होता है टेन 0 का 0, टेन 30 का 1/√3, टेन 45 का 1, और टेन 60 का √3, और टेन 90 का अनंत होगा या अपरिभाषित होगा। कॉट इसी तरह से कॉट 0 का अपरिभाषित या अनंत होगा, और कॉट 30 का √3/2, और सॉरी √3 अकेला, कॉट 30 का कितना होगा √3, कॉट 45 का हो जाएगा 1, और कॉट 60 का 1/√3, और कॉट 90 का होगा 0। सेक का हो जाएगा सेक 0 का 1 होगा, और सेक 30 का होगा 2/√3, सेक 45 का हो जाएगा √2, सेक 60 का हो जाएगा 2, और सेक 90 का हो जाएगा 1। इसी तरह से कॉसेक 0 का हो जाएगा सेक 90 का हो जाएगा यहाँ पे अनंत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कॉसेक 0 का हो जाएगा अनंत, कॉसेक 30 का हो जाएगा 2, और कॉसेक 45 का √2, कॉसेक 60 का हो जाएगा 2/√3, और कॉसेक 90 का हो जाएगा 1। ठीक है, ये जो मान प्राप्त किए हुए हैं मैंने नीचे यहाँ पे सबसे पहले 0 1 2 3 4 ऐसे लिखा है, पर बटे में 4 लिख दिया। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे सबके बटे में 4 लिख के अंडर रूट लगाए हैं, और उसको हल करके साइन का मान निकाला। तो साइन का उल्टा कॉस होता है, साइन बटे कॉस से टेन निकाला है, और टेन का उल्टा कॉट कर दिया। यहाँ पे सेक का 1/cos से सेक का मान निकाला है, और कॉसेक सेक का उल्टा होता है। ठीक है, तो इस तरह से मान हो जाएंगे। अगला है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की चिन्ह परिपाटी। यहाँ पे देखें जो चतुर्थांश होते हैं चारों, इसमें पहला जो होता है पहले 0 से 90 अंश तक के जितने कोण होते हैं पहले में, 90 से 180 दूसरे में, 180 से 270 तीसरे में, और 270 से 360 चौथे चतुर्थांश में होते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर का। ऑल माने सभी, स्टूडेंट मतलब साइन हो जाएगा, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। यहाँ पे टिकट यानी कि 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 10 लिखना है, यहाँ पे टेट दिया, यहाँ पे 10 कर देना है, 10 है ये 10, और 10 का उल्टा कॉट, या इसके बाद यहाँ पे कॉस का उल्टा सेक। ये प्लस के होते हैं, बाकी सब इसमें माइनस के, और पहले वाले में सभी प्लस के होते हैं। जैसे अगर हम 90 से 270, और इसके बाद 90 और 270 में चेंजिंग होती है, 180 360 में चेंजिंग नहीं होती है। चेंजिंग किस तरह से, साइन का कॉस, कॉस का साइन, 10 का कॉट, कॉट का 10, सेक का कॉसेक, कॉसेक का और सेक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चेंजिंग नहीं होती, मतलब साइन का साइन लिखना है, कॉस का कॉस, 10 का 10, कोट का कोट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, इस तरह से। देखिए जैसे साइन 90 माइनस थीटा वाले करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इसी तरह से प्लस वाले देखेंगे 90 प्लस थीटा वाले, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, 10 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। यहाँ पे पहले चतुर्थांश से पहुँचेंगे, सॉरी दूसरे चतुर्थांश से पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पे कॉस भी माइनस में रहेगा, यानी कॉस 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, 10 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा। मितीय सर्व समीकरण दी हुई हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे हमें यहाँ पे माइनस 1 कर देना है। और ठीक है, इसके बाद अगला दिया हुआ है, अगला हमारा दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1।
अगला है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, त्रिभुजों या व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल होते हैं। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योगफल, यानी त्रिभुज का परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी, जहाँ पे ए बी सी क्या हो गई, भुजाएं हो गई त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणा आधार। और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे यहाँ पे 2 हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, जहाँ एस क्या है, अर्ध परिमाप है, ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और ये जो फॉर्मूला होता है इसे हीरोन या हीरो का सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, अगला दिया है व्रत का व्यास 2 गुणा त्रिज्या, व्रत की परिधि 2πr, व्रत का केंद्र व्रत का क्षेत्रफल πr², और इसके बाद अर्धव्रत का क्षेत्रफल 1/2 πr²। चाप की लंबाई होती है θ/360 और 2πr, ये 2πr हो जाएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 πr²। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। ठीक है, चाप की लंबाई के रूप में अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें तो 1/2 lr। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से संबंधित है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा। वर्ग का विकर्ण होता है अंडर रूट 2 गुणा भुजा। इसके बाद आयत है, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसके बाद चतुर्थांश, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी या ऊंचाई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल, गुणा में आ जाएगा विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज की भुजा 1/2 अंडर रूट में d1² प्लस d2, जहाँ d1 और d2 उसके विकर्ण होते हैं। अगला है बहुभुज, बहुभुज का प्रत्येक कोण निकालना है तो n-2/n × 180, जहाँ n भुजाओं की संख्या होती है। ठीक है, बहुभुज का परिमाप होता है n गुणा भुजा। बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल 2n-4 × 90 से निकालते हैं। अगला है घन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणा भुजा का स्क्वायर होता है। घन का आयतन होता है भुजा की घाते 3 होता है। ठीक, सॉरी, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणा भुजा का स्क्वायर और घन का आयतन होता है भुजा की घाते 3। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। घन का विकर्ण होता है अंडर रूट 3 गुणा भुजा। इसके बाद घनाभ है, घनाभ की लंबाई को l, चौड़ाई को b और ऊंचाई को h मान लेते हैं। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। घनाभ की चारों फलकों का क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अगला लंबवृत्तीय बेलन है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr कोष्टक h प्लस r होता है। अगला है लंबवृत्तीय खोखला बेलन, तो खोखले बेलन का आयतन होता है पाई कोष्टक r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर h। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2π कोष्टक में r1 प्लस r2, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में h प्लस r1 माइनस r2। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2π कोष्टक में r1 प्लस r2 और कोष्टक के बाहर h। अगला है लंबवृत्तीय शंकु, शंकु का आयतन 1/3 πr²h। शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर अंडर रूट में h² प्लस r²। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr कोष्टक l प्लस r, यहाँ पे πr कोष्टक l प्लस r होगा। ठीक है, अगला है शंकु का छिन्नक, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई होती है अंडर रूट में h² प्लस अंडर रूट में r1 माइनस r2 का स्क्वायर। छिन्नक का वक्र पृष्ठ होता है πl कोष्टक r1 प्लस r2। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πl कोष्टक r1 प्लस r2 और प्लस पाई कोष्टक r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। छिन्नक का आयतन होता है 1/3 πh कोष्टक r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2। अगला है गोला, गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। अगला है खोखला गोला, खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 यहाँ पे पाई भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया रहेगा साथ में पाई, ये पाई भी होगा 4/3 पाई। ठीक है,
और R1Q माइनस R2Q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम पाई यहाँ पे कर दे रहे हैं पाई, यहाँ पे पाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 4/3 और R1Q माइनस R2Q और पाई, या फिर पाई आगे भी ले सकते हैं। खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अर्धगोला होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई R3। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई R स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई R स्क्वायर। सांख्यिकी से अभिप्राय किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु एकत्रित किए गए संख्यात्मक आंकड़ों या प्रेक्षणों से होता है। आंकड़ों का आलेखीय निरूपण दंडालेख, आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज द्वारा करते हैं। आंकड़ों का समांतर माद वह मान है जो दिए हुए पदों के योगफल में से पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां प्रत्यक्ष विधि होती है, कल्पित माध्य विधि होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f, और कल्पित माध्य विधि में होता है समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा fd बटे सिग्मा f, जहाँ पर a होता है कल्पित माध्य और d होता है विचलन। d बराबर x माइनस a से प्राप्त करते हैं। पग विचलन विधि वाला है तो समांतर माध्य बराबर होता है a प्लस h कोष्टक सिग्मा fu बटे सिग्मा f, जहाँ पे जो h है वो उभयनिष्ठ मान होता है विचलनों का, और u बराबर होता है x माइनस a बटे h। अगला है बहुलक। दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बारंबारता जिसकी होती है, बारंबारता वाले पद को बहुलक कहते हैं। बहुलक ज्ञात करने की विधि जो है अवर्गीकृत आंकड़ों का निरीक्षण द्वारा करते हैं, यानी इस विधि द्वारा यह ज्ञात करना होता है कि कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, तो बहुलक बराबर होता है L प्लस कोष्टक में f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ठीक है, जहाँ पे L बराबर बहुलक की निम्न वर्ग सीमा होती है, f1 बहुलक की बारंबारता, h वर्ग अंतराल की माप, f0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता और f2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। अगला आंकड़ों का माध्यक या माध्यिका निकालना है। जब आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाए तो उसके बिल्कुल मध्य में पड़ने वाला पद जो होता है वो माध्यक या माध्यिका कहलाता है। माध्यक की गणना करनी है तो जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, तो इसमें जब पदों की संख्या विषम हो, यानी n बराबर विषम हो, तो माध्यक बराबर होता है n प्लस 1 बटे 2वां पद। और जब पदों की संख्या सम हो, यानी कि समधी हो, n का मान सम हो, तो माध्यक बराबर n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद पूरे के बटे में 2। जब आंकड़े वर्गीकृत हो तो माध्यक बराबर होता है L प्लस n बटे 2 माइनस CF बटे F इंटू में H आ जाएगा, जहाँ L बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n प्रेक्षणों की संख्या और CF माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, H होता है वर्ग माप और F होता है माध्यक की बारंबारता। यहाँ पे माध्यक और बहुलक में संबंध दिया हुआ है। बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य, या माध्य बराबर होता है 3 गुणा माध्यक माइनस बहुलक और बटे में पूरे के 2। ठीक है, या माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य बटे में 3। प्रायिकता देखेंगे, किसी परीक्षण को करने पर घटना के घटित होने की संभावना उसकी प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है, या 0 या 1 भी हो सकता है। प्रायिकता PE बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता के प्राथमिक गुण हैं कुछ, PE प्लस PE डैश, यानी कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित ना होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। और प्रायिकता का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर और 1 से छोटा